हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं रूसो के सामान्य इच्छा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरल विल। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को हम पहले देख चुके हैं। आज हम इसके सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो इसी से जुड़ा हुआ है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिफल है, उसको देखने जा रहे हैं। सामान्य इच्छा के सिद्धांत के लिए रूसो को स्पेशली याद किया जाता है। ये उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। एक फेमस सिद्धांत है रूसो का। ये हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लिखा हुआ है कि एक विद्वान है जोन्स, वो कहते हैं कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के चिंतन का न केवल केंद्र बिंदु बल्कि अत्यंत मौलिक, दिलचस्प और ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक सिद्धांत को उसका महत्वपूर्ण योगदान है। ये कहा जाता है कि शायद ही कोई सिद्धांत इतना विवादास्पद रहा हो जितना कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत, क्योंकि एक और तो लोकतंत्र के समर्थकों ने इसे प्रजातंत्र का आधार स्तंभ बताया, वहीं दूसरी तरफ निरंकुश शासकों की भी यह पसंद रहा। मतलब दोनों ने इसकी अपनी अपनी तरह से व्याख्याएं की। तो इसमें लोकतंत्रवादियों ने लोकतंत्र के सपोर्ट को ढूंढा और निरंकुश शासकों ने इसमें निरंकुशता की छवि देखी। तो इसलिए हमें इसका जानना जरूरी है कि ऐसा क्या है इसमें जिसकी इतनी अलग विरोधी इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो रूसो का सामान्य इच्छा किसे कहता है, ये हम देखते हैं। ये हमने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे सामान्य इच्छा क्या है। यह संकल्पना उसके सामाजिक समझौते से जुड़ी है। समझौते के उपरांत व्यक्ति अपनी शक्तियों को सामान्य इच्छा को सौंप देते हैं। ये हम देख चुके हैं पहले। सामाजिक समझौता सिद्धांत में हमने देखा कि व्यक्तियों ने सभी व्यक्तियों के साथ समझौता किया और अपनी समस्त शक्तियों और अपने समस्त शरीर और व्यक्तित्व को सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन में रख दिया। ये हम समझौते की लैंग्वेज में देख चुके हैं। तो अब ये जो सामान्य इच्छा है, ये कैसे पहचानी जाएगी, क्या होती है। तो रूसो कहता है कि हर व्यक्ति में, प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रमुख इच्छाएं होती हैं। पहला यथार्थ इच्छा, जिसको एक्चुअल विल इंग्लिश में कहेंगे, और दूसरा आदर्श इच्छा, जिसको रियल विल रूसो ने कहा है। तो रूसो के अकॉर्डिंग कौन सी दो इच्छाएं हैं, यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। अब यथार्थ इच्छा क्या होती है। यथार्थ इच्छा रूसो कहते हैं कि ये स्वार्थगत, संकीर्ण और परिवर्तनशील होती है। जब व्यक्ति यथार्थ इच्छा के वशीभूत होता है तो वो केवल अपने हित के बारे में सोचता है। जब अपने हित के बारे में सोच रहा होता है, इसका मतलब वो उसकी एक्चुअल विल है, यथार्थ इच्छा है। और आदर्श इच्छा वह इच्छा है जो विवेक, ज्ञान और सामाजिक हित पर आधारित होती है। वह स्वार्थ विहीन और कल्याणकारी होती है। ये व्यक्ति में स्थायी रूप से निवास करती है। इसी के कारण व्यक्ति सार्वजनिक हित को महत्व देता है। और इसका मतलब है कि जब व्यक्ति अपने बारे में नहीं, अपने स्वार्थ के बारे में नहीं, बल्कि सबके कल्याण के बारे में सोच रहा होता है, सामाजिक हित के बारे में सोच रहा होता है, तो वो उसकी आदर्श इच्छा होती है। तो ये रूसो के अनुसार ये दोनों इच्छाएं व्यक्ति में होती हैं, यथार्थ इच्छा भी होती है और आदर्श इच्छा भी होती है। अब वो कहता है कि सामान्य इच्छा क्या है। ये तो थी यथार्थ इच्छा और आदर्श इच्छा। अब सामान्य इच्छा क्या है कि सामान्य इच्छा उन सभी आदर्श इच्छाओं का, जो अच्छी सामाजिक हित की इच्छा करने वाली इच्छाएं हैं, जो स्वार्थ विहीन है, जो सबका हित चाहती हैं, ऐसी इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। तो हमने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि सामान्य इच्छा समाज के सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है या समन्वय है। ये संपूर्ण समाज की इच्छा सब व्यक्तियों की इच्छा है जिसका ध्येय सामान्य हित है। ये ऐसा बोसांको उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, सामान्य रूसो की सामान्य इच्छा को, और कहते हैं कि ये क्या है कि ये संपूर्ण समाज की इच्छा है या सब व्यक्तियों की इच्छा है जिसका ध्येय पर जरूरी है, जिसका ध्येय सामान्य हित होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। इसका उद्देश्य स्वार्थपरता व वर्ग विशेष के हितों की रक्षा न होकर बल्कि सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करना होता है। ये एक अनिवार्य तत्व है उसके लिए। सामान्य इच्छा का एक डिफाइन करने के लिए उसका जरूरी फैक्टर है कि वो उसमें सर्वसाधारण या सबका हित निहित जरूर से होना चाहिए। यहाँ कोई संख्या मैटर नहीं करती और कुछ मैटर नहीं करता, बट इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सामान्य इच्छा वही होगी जो सबका हित चाहती होगी।
ये आगे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कि यह प्रत्येक व्यक्ति की सर्वश्रेष्ठ इच्छा है, इसलिए इसके अनुसरण में कोई हानि नहीं, ऐसा रूसो मान के चलते हैं। क्योंकि ये अच्छी चीज़ है तो इसके फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि इसका पालन आवश्यक भी है। यदि कोई स्वार्थवश इसका पालन नहीं करता तो समस्त समाज की सामान्य इच्छा उसे मजबूर कर सकती है। मतलब कई बार ये भी खुद को नहीं भी पता हो कि उसका हित किस में है, तो ये उसके लिए इसलिए आवश्यक है कि वो सामान्य इच्छा को फॉलो करे, ताकि वो खुद भी सही रास्ते पे चले और उसका कल्याण हो सके। और यदि कोई व्यक्ति जानबूझ के उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो समाज की सामान्य इच्छा उसको मजबूर भी कर सकती है उसको फॉलो करने के लिए। और रूसो जो बहुत ज़्यादा प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इसका पालन करने में स्वतंत्रता का हनन नहीं होता। ये हमको थोड़ा अजीब और अलग लग सकता है कि इसका पालन करने में स्वतंत्रता का हनन नहीं होता, क्योंकि अब रूसो तर्क देते हैं क्योंकि यह तो मेरी ही इच्छा है, मतलब ये व्यक्ति की ही इच्छा है जो शुभ इच्छा है और जो उसका भी भला चाहती है सबके साथ साथ, तो इसलिए उसको जबरदस्ती भी मनवाया जा सकता है समाज के द्वारा। तो रूसो कहता है, और एक अगली बात रूसो ये भी कहता है कि इसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, और प्रतिनिधि नियुक्त करते ही सामान्य इच्छा का अस्तित्व नहीं रहता, वो खत्म हो जाएगी। तो जो हम आज के युग में प्रजातंत्र को जिस तरह से चलाते हैं प्रतिनिधियों के माध्यम से, यह हमें लगता है कि रूसो उस तरह का नहीं चाहता और वो सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, ये बात करता है। अब ये सामान्य इच्छा का निर्माण किस तरह से हो, हम इसको कैसे जानें, कैसे सामान्य इच्छा का पता चलेगा, तो वो उसकी निर्माण की प्रक्रिया बताता है कि इसको कैसे पहचाना जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ये प्रक्रिया विल ऑफ ऑल से शुरू होती है। विल ऑफ ऑल मतलब सर्वसम्मति, ये सबकी इच्छा से शुरू होती है। और जब किसी समस्या पर विचार किया जाता है तो क्योंकि व्यक्तियों में दोनों तरह की इच्छाएं होती हैं, तो वो दोनों ही तरह के सामने आती हैं। कुछ की इच्छाएं यथार्थ इच्छाएं सामने आएंगी और कुछ की आदर्श इच्छाएं सामने आएंगी। तो किसी भी समस्या पर और किसी भी प्रश्न पर विचार करते समय, मतलब पब्लिक किसी भी समस्या पर जो सबके लिए कॉमनली जिसका निदान ढूंढा जा रहा हो, या किसी भी चीज़ पर विचार करते समय व्यक्तियों की इच्छाओं के स्वार्थपूर्ण तत्व एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। हर व्यक्ति में से अलग अलग तरह की इच्छा प्रकट होगी अपना विचार व्यक्त करते समय या उस समस्या का निदान करते समय। तो जो कुछ व्यक्तियों की जो यथार्थ इच्छाएं सामने आएंगी वो नेचुरली एक दूसरे के सामान्यतः अपोजिट ही होती हैं। एक व्यक्ति का स्वार्थ दूसरे व्यक्ति के स्वार्थ से टकराता ही है, तो ये आपस में टकरा करके, ऐसा रूसो मानता है कि ये नष्ट हो जाएंगी और अंत में जो बच रहेंगी वो आदर्श इच्छाएं होंगी जो सबका हित चाहती हैं। तो इस तरह से हम जो विचार विमर्श के बाद बच रहता है लास्ट में फाइनल डिसीजन, वो रूसो कहता है इसमें सार्वजनिक कल्याण निहित होगा, और इस तरह से हम सामान्य इच्छा को पहचान सकते हैं। इससे सामान्य इच्छा का निर्माण होता है। इस तरह से इनके मिश्रण से इन आदर्श इच्छाओं का योग एक्चुअल में सामान्य इच्छा है, ऐसा रूसो कहते हैं। सामान्य इच्छा की विशेषताएं भी रूसो बताते हैं, और उन्होंने कहा कि हम यहाँ रूसो को देखते हैं कि भले ही वो लोकतंत्रवादी दिखाई देते हैं, पर जब सामान्य इच्छा की विशेषताएं वो गिनाते हैं या सामान्य इच्छा के बारे में जब वो विचार करते हुए बताते हैं जो कुछ भी, तो जो कुछ निकल के आता है विशेषताओं के तौर पर, तो नंबर 1 हमें दिखता है कि वो सामान्य इच्छा को अखंड मानते हैं। उसकी विशेषता अखंडता बताई जाती है, क्योंकि ये सामान्य है, एकत्वपूर्ण है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा रूसो मानते हैं। दूसरी बात संप्रभुता, कि ये सामान्य इच्छा में संप्रभुता निहित है, मतलब निर्णय करने की अंतिम शक्ति निहित है। इस पर किसी दैवी या प्राकृतिक नियमों का बंधन नहीं है, यही कानून है, यही धर्म निर्माता है, इसके पास सारी पावर्स हैं। अखंडता और संप्रभुता के अलावा अदेयता भी रूसो की सामान्य इच्छा की विशेषता हमें दिखाई देती है, क्योंकि इसे अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। रूसो की सामान्य इच्छा को
या रूसो की संप्रभुता की भी यही विशेषता आएंगी, क्योंकि उसकी संप्रभुता सामान्य इच्छा ही है। एक्चुअली उसका रिप्रेजेंटेशन, संप्रभुता का रिप्रेजेंटेशन सामान्य इच्छा में ही होता है। तो अधेयता भी उसकी विशेषता है। चौथी विशेषता हमने यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, अप्रतिनिधित्व। इसका प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता, इसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि रूसो ये तो साफ तौर पर कहते हैं कि प्रतिनिधित्व होते ही सामान्य इच्छा समाप्त हो जाती है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। तो यहाँ हमें वो एक तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समर्थक के तौर पर नजर आते हैं, अप्रत्यक्ष के बजाय। पांचवी विशेषता कि ये न्याय संगत और उचित है, क्योंकि न्याय संगत हमेशा रहेगी, उचित हमेशा रहेगी, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। क्योंकि आदर्श इच्छाओं का योग है तो ये हमेशा सही ही होगी, हमेशा न्याय संगत ही होगी, ये कभी गलत नहीं हो सकती। छठी विशेषता कि ये स्थायी होती है, क्योंकि ये भावावेश पर आधारित नहीं होती, परमानेंट होती है, स्थायी होती है, अलग अलग नहीं हो सकती ये, क्योंकि ये भावावेश पर आधारित नहीं है। तो जो हमेशा जो सामान्य हित होगा वो थोड़े टाइम बाद भी वही सामान्य हित होगा, ये स्थायी होती है। सातवीं बात रूसो की सामान्य इच्छा की परिभाषा कि ये लोक कल्याणकारी होती है, ये लोगों का हित चाहती है अनिवार्य रूप से। आठवीं बात कि ये विवेक पर आधारित होती है, ये ज्ञान पर, बुद्धि पर आधारित होती है, सार्वजनिक हित पर आधारित होती है, सामान्य हित पर आधारित होती है, ये विवेक पर आधारित होती है। नौवीं विशेषता हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि ये कानून के द्वारा अभिव्यक्त हो सकती है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। ऐसा रूसो कहते हैं कि सामान्य इच्छा को कानून के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। 10वीं विशेषता कि ये निरंकुश है, इसके ऊपर अन्य कोई शक्ति नहीं है, ये किसी से बाध्य नहीं है और इसकी आज्ञा पालन करना लोगों के लिए अनिवार्य है। 11वीं विशेषता, इसको अलग से भी विशेषताओं के अलावा भी हमें पता होना चाहिए कि ये भी पूछा जाता है कि क्या सामान्य इच्छा और सर्वसम्मति एक ही बात होती है। तो रूसो इस मामले में एकदम क्लियर है। बाकी विद्वान भी जब डिस्कशन करते हैं उसकी सामान्य इच्छा को लेकर के, तो ये सर्वसम्मति हरगिज नहीं है, सामान्य इच्छा सर्वसम्मति नहीं है। और हमने 12वें पॉइंट में भी लिखा हुआ है क्यों कि ये बहुमत भी नहीं है। इन दोनों को हम देखते हैं कि सर्वसम्मति समस्त व्यक्तियों की इच्छा होती है। पहली बात जो हम सर्वसम्मति की बात की थी कि समस्त व्यक्तियों की इच्छा होती है, पर इससे ये नहीं पता चलता कि इसमें सामान्य कल्याण का भाव निहित है। तो वह सर्वसम्मति हो सकती है बशर्ते कि उसमें सामान्य कल्याण का भाव निहित हो। तो ये प्योरली सर्वसम्मति नहीं है, बल्कि ये तो वो इच्छा है जो सबका कल्याण चाहती है, ये सर्वसम्मति नहीं है। और ये बहुमत भी नहीं है, ये जो हमने 12वां पॉइंट स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामान्य इच्छा में संख्या का महत्व नहीं है। बहुमत से डिसीजन होते हैं, बट ये केवल बहुमत नहीं है, ये सर्वसम्मति भी नहीं है, बहुमति नहीं है। इनसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सामान्य कल्याण का भाव, जो किसी में भी हो सकता है। तो ये प्योरली सर्वसम्मति नहीं है, ये प्योरली बहुमत भी नहीं है, बल्कि ये तो वो भावना है या वो इच्छा है जो सबका कल्याण चाहती है। 13वां विशेषता कि ये लोकमत भी नहीं है उस दिखाई देता है, क्योंकि रूसो कहते हैं कि लोकमत का निर्माण किया जा सकता है, लोकमत को परिवर्तित भी किया जा सकता है, पर सामान्य इच्छा तो स्थायी होती है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता, इसको मोड़ा तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, ये तो स्थायी है और ये एकदम सबका कल्याण चाहती है और इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये कुछ विशेषताएं हमें सामान्य इच्छा की दिखाई देती हैं। रूसो की आलोचना की जाती है, ये एक क्योंकि बड़ा बोल्ड डिसीजन और नया सिद्धांत था, तो आलोचना तो डेफिनेटली काफ़ी विद्वानों ने इसकी की है। एक तो पहचानना मुश्किल है इसको, हमें लग रहा है कि ये बहुत आसान है, पर जब सच में डिसीजन लेना हो किसी चीज़ को लेकर के और सब लोगों को इकट्ठा कर दिया जाए, तो हाँ उसमें से सामान्य इच्छा निकालने की कोशिश की जाए, तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो ये सर्वसम्मति है और ना ही ये बहुमत की इच्छा है। तो इसको सच में कैसे पहचाना जाएगा, क्योंकि सामान्य हित भी डिफाइन करना इतना बहुत आसान नहीं होता है। तो एक आलोचना ये की जाती है। दूसरी आलोचना कि ये काल्पनिक सिद्धांत है, अमूर्त सिद्धांत है, अनैतिहासिक है, ये सामान्य इच्छा को पहचाना नहीं जा सकता, ये मूर्त नहीं होती, तो इसको काल्पनिक कह करके लोग आलोचित करते हैं विद्वान। तीसरी आलोचना की जाती है
कि आदर्श व यथार्थ इच्छा में भेद आसान नहीं होता। हमें लगता है कई बार, हमें लाइफ में बहुत दुविधा होती है, कई बार हमको दोनों ही रास्ते सही दिखाई देते हैं और उसमें से किसे चुना जाए, कौन सा उचित रास्ता है, ये नहीं पता होता। तो ये हमेशा आदर्श इच्छा और यथार्थ इच्छा में कन्फ्यूज़न रहेगा और इसका जो अंतर है वो बहुत आसान नहीं है। चौथी आलोचना की जाती है कि निरंकुशता को प्रोत्साहन देता है रूसो इसके माध्यम से, क्योंकि सारी शक्तियों को वो सामान्य इच्छा को समर्पित करवा देता है और फिर ये बंधन भी लगाता है कि सामान्य इच्छा को फॉलो करना, उसके आदेशों को मानना जरूरी है और व्यक्ति अगर नहीं मानता है तो उसको मजबूर भी किया जा सकता है। तो इससे सामान्य इच्छा का कद बढ़ता है और व्यक्ति की इम्पोर्टेंस कम होती है। पांचवी बात की सार्वजनिक हित की परिभाषा मुश्किल ही, हम पहले भी अभी जिक्र कर चुके हैं कि सामान्य इच्छा को पहचानना मुश्किल है क्योंकि सार्वजनिक हित की परिभाषा करना मुश्किल है। ये तो एक बहुत बड़े प्रश्न उठ खड़े होते हैं हमेशा ही। सरकारों के लिए नीतियाँ बनाना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि जिसको वो सार्वजनिक हित समझ रहे होते हैं उसमें बल्कि कई विरोध उभर करके सामने आ जाते हैं, और जिसको वो जनता के भले के लिए या जिस वर्ग के भले के लिए नीति बनाई गई होती है वही वर्ग कई बार उसके विरुद्ध उठ खड़ा होता है। तो सार्वजनिक हित पहचानना इतना बहुत आसान नहीं होता है। छठी बात कि बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त, क्योंकि रूसो कह रहे हैं कि इस इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। तो सच में अगर राज्य चलाना हो, एक बड़ा राज्य जैसे भारत, तो इसमें शासन कैसे चलाया जाएगा बिना प्रतिनिधियों के, ये एक बड़ी असंभव सी बात है। तो ये तब के लिए ठीक था छोटे राज्यों के लिए, अब असंभव है इसके अनुसार चलना। तो ये आलोचना की जाती है। एक विद्वान कहते हैं कि रूसो की सामान्य इच्छा ना तो इच्छा है न सामान्य, क्योंकि इच्छाएं व्यक्तिगत होती हैं, ये हम स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं। वे सामान्य होने पर इच्छा नहीं रहती, हाँ, क्योंकि इच्छा तो पर्सनल होती है, सामान्य होने पर वो डेफिनेटली इच्छा नहीं उसको कहा जाएगा। पर फिर भी सामान्य इच्छा के सिद्धांत का महत्व है, इसको लोकतंत्रवादी काफ़ी पसंद करते हैं। ये लोकतंत्र का पोषक है, लोकतंत्र की पोषक है, क्योंकि सामान्य इच्छा का आधार रूसो जन स्वीकृति बताता है, जन सहमति बताता है। ये सभी व्यक्तियों की इच्छा है, तो इसमें हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस है। दूसरी बात कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक हित है, तो नेचुरली ये श्रेष्ठ विचार है कि राज्य का उद्देश्य किसी वर्ग विशेष का हित करना नहीं होगा, बल्कि सार्वजनिक हित करना होना भी चाहिए। तीसरी हमें इसका इम्पोर्टेंस दिखाई देती है कि ये शक्ति के बजाय इच्छा को महत्व देती है। ये अपने आप में एक आधुनिक और लोकतांत्रिक विचार है, शक्ति के बजाय इच्छा को इम्पोर्टेंस देना। और एक प्रैक्टिकल सी एक इम्पोर्टेंस इसकी दिखाई दी उस समय कि इसने फ्रेंच क्रांति 1789 को, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के नारे को लेकर के बढ़ी थी, उसकी प्रेरणा इस सिद्धांत को माना जाता है, रूसो को उसकी प्रेरणा माना जाता है। तो ये हम रूसो का सामान्य इच्छा का सिद्धांत देख चुके हैं। धन्यवाद।